Bismillahirrahmanirrahim. It's Math 327 Functional Analysis. My name is Dr. Talat Nazir. आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लीनियर ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस को पढ़ा था, नॉर्म स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस को हमने एक स्पेस में जगह बना ली थी जिसके ऊपर हम कोई मैपिंग लेकर जाएं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर जाएं, कोई ऑपरेटर्स लेकर जाएं तो वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम दैट कि हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स या आपके जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये कैसा रोल प्ले करती हैं मैपिंग्स के ऊपर। इसी तरह हम फंक्शंस एंड इसी तरह हम जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ मैपिंग्स को स्टडी करेंगे। तो इस सिलसिले में हम आज स्टार्ट लेते हैं लीनियर ऑपरेटर्स से। तो हम कोर्स आउटलाइन को अगर आज की देखें तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि लीनियर ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो लीनियर होते हैं। सेकेंडली फिर हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास जो हैं वो एग्जांपल्स हैं लीनियर ऑपरेटर के हवाले से और किस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स नहीं हैं। देन द नल स्पेसेस एंड द रेंज ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर्स। नल स्पेसेस क्या होती हैं, रेंज ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर किस तरह से डिफाइन होती है, और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे रिलेटेड टू द लीनियर ऑपरेटर। तो हम लेट स्टार्ट फ्रॉम द लीनियर ऑपरेटर। तो इसका जो हम इंट्रोडक्शन इस तरह से स्टडी करेंगे जिस तरह के कैलकुलस में हम आर या कॉम्प्लेक्स स्पेसेस को स्टडी करते थे। तो वहां पर हम क्या कहते हैं, इन कैलकुलस वी कंसिडर द रियल लाइन आर एंड द रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन आर और एनी सबसेट ऑफ आर। हम किसी भी उसके सबसेट के ऊपर स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली एनी सच फंक्शन इज अ मैपिंग, क्योंकि मैपिंग बहुत जनरल चीज है। मैपिंग ऑपरेटर भी मैपिंग है, फंक्शन भी मैपिंग है, फंक्शनल भी मैपिंग है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन भी मैपिंग होती है। मैपिंग एक जनरल वर्ड है जो कि हर तरह के फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स को आप उनके मार्क्स पे जो है मैप कर रहे हैं तो ये एक मैपिंग है। ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो आप जिस स्टूडेंट का नाम लें आपको जो इमेज में जो आंसर रिजल्ट मिलता है वो उनके मार्क्स मिलते हैं या उनकी हाइट मिलती है, ये भी एक मैपिंग है। आप एक स्टूडेंट्स को दूसरे उसके फ्रेंड पे मैप करते हैं, अली हामिद, यानी कि अली इज द फ्रेंड ऑफ हामिद, इस तरह की कलेक्शन ले लें, ये भी एक मैपिंग है। तो फंक्शन जो होते हैं वो तो हम आर से आर पे डिफाइन करते हैं या आर के किसी सबसेट के से दूसरे आर के किसी सबसेट या इटसेल्फ पे मैप करते हैं। इस तरह हम फंक्शन कह सकते हैं फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू अनदर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इट्स सबसेट। तो मैपिंग जो होती है वो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे हो सकती है, चाहे वो आर के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आर एन के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के दो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं या फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं। एनी काइंड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मैपिंग। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब हम किसी स्पेस को दूसरी स्पेस पे मैप करते हैं तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेस जब मैप होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर तो वो किसी भी स्पेस को जब आप रियल नंबर पर मैप करते हैं वो एक फंक्शनल कहलाती है, यानी कि इट्स अ फंक्शनल फॉर्म। जिस तरह हम फंक्शनल एनालिसिस कहते हैं तो फंक्शनल एनालिसिस द स्टडी ऑफ ए मैपिंग दैट इज फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए सेट ऑफ रियल नंबर्स पर आप मैप कराते हैं। तो इस तरह की मैपिंग को हम फंक्शनल कहते हैं। और इसके बाद जब हम ऑपरेटर कहते हैं तो किसी भी आप नॉर्म स्पेस या किसी भी एक स्पेस को उसी सेल्फ स्पेस के ऊपर मैप कराएं, यानी कि x टू x एक मैपिंग है तो ये ऑपरेटर कहलाएगी, वेयर x इज यू हैव ए नॉन एम्प्टी सेट और x इज सम स्पेस। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हम फंक्शनल, फंक्शन, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर की बात करते हैं। होते सारे ही मैपिंग हैं। मैपिंग हर एक चीज़ को आप मैपिंग कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को मैपिंग कहते हैं, ऑपरेटर को मैपिंग कहते हैं। लेकिन ऑपरेटर जो है वो मैपिंग होता है, मैपिंग ऑपरेटर के अलावा और भी कुछ हो सकता है। यानी कि मैपिंग एक बहुत जनरल वर्ड है। जिस तरह हम एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन में मैथमेटिक्स भी आ जाता है, एजुकेशन में कंप्यूटर साइंसेज, हर एक चीज़ आ जाती है। लेकिन एजुकेशन इज अ जनरल वर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ एजुकेशंस। तो इसी तरह मैपिंग एक जनरल वर्ड है फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शंस। So obviously any such function is a mapping of its domain into R। हम इसको यानी कि जिस तरह R पे भी आप ले लें तो वो मैपिंग ही है, यानी कि उस फंक्शन को भी हम मैपिंग कह सकते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हम किसी भी तरह की जो एजुकेशन है उसको वर्ड एजुकेशन से कह सकते हैं। स्टडी ऑफ मैथ्स, स्टडी ऑफ फिजिक्स भी एजुकेशन है, एक जनरल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। In the functional analysis, we consider more general spaces like finite dimensional spaces, infinite dimensional spaces,
वेक्टर स्पेसेस, हर तरह की हम स्पेसेस को स्टडी करते हैं, सच एज अ मीट्रिक स्पेस, नॉर्म्ड स्पेस एंड द मैपिंग ऑफ दीज स्पेसेस। और फिर हम कहते हैं कि इन स्पेसेस पर किस तरह की मैप जो है वो एडजस्ट होती हैं। उस सिलसिले में इन द केस ऑफ वेक्टर स्पेसेस एंड इन पर्टिकुलर नॉर्म स्पेसेस अ मैपिंग इज कॉल्ड एन ऑपरेटर, कि आप एक स्पेस को दोबारा उसी सेल स्पेस पर मैप कराते हैं तो ये एक ऑपरेटर है। कोई भी आप यानी कि एक नॉर्म स्पेस से इटसेल्फ नॉर्म स्पेस पर कोई भी आपके पास मैपिंग होती है तो वो मैपिंग ऑपरेटर है। किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट से अगेन मैप होती है उसी सेट के ऊपर तो वो भी एक ऑपरेटर है आपके पास। ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट are operators which preserves the two algebraic operations of vector spaces in the same sense of the following definition, कि आपके पास देखें दो तरह के ऑपरेटर्स डिफाइन है, एडिशन ऑपरेटर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जो कि हम वेक्टर स्पेसेस में स्टडी कर चुके हैं कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब हम जब लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं तो लीनियर ऑपरेटर में दो खास बातें होती हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशंस। ये दो ऑपरेटर जिस तरह के हम वेक्टर स्पेसेस में पढ़ चुके हैं, लीनियर ऑपरेटर इसी तरह की जो है वो आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ये ऑपरेटर है। यानी कि T इज अ मैपिंग फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट X टू इटसेल्फ, यानी कि ऑपरेटर हुआ। तो व्हाट अबाउट द लीनियर ऑपरेटर? अ लीनियर ऑपरेटर T इज एन ऑपरेटर सच दैट, कौन सी दो खास बात होनी चाहिए इसमें? पहली, द डोमेन ऑफ ऑपरेटर T is a vector space and the range RT lies in the vector space over the same field। यानी कि आपके पास इसकी जो डोमेन सेट है वो एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, कि आपके पास वो वेक्टर स्पेस किस तरह से कि आप दो एलिमेंट का सम लें वो भी उसी के अंदर मौजूद हो, स्केलर मल्टीपल लें वो भी इसके अंदर ये आए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे वेक्टर स्पेस की या उसकी सब स्पेस की। दूसरी, इसकी रेंज ऑफ T दैट लाइज इन अ सेम सब स्पेस, कि वो जो आप जहां से मैप ले रहे हैं, जहां से मैप उठा रहे हैं वो दोबारा इसी के अंदर लाई करे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओवर द सेम फील्ड, कि दोनों की फील्ड सेम हो। यानी कि जो स्केलर ले रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जो है फील्ड लेते हैं आइदर सेट ऑफ रियल नंबर्स और द कम्प्लेक्स नंबर। तो आप वो जो फील्ड F ले रहे हैं वो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, दोनों की एक ही सेम फील्ड हो, कि तमाम जितने भी आप स्केलर ले रहे हैं वो दोनों एक ही सेट से आए, क्योंकि वो दोनों ज़रूरी हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के लिए, जो कि मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ T एंड द स्केलर अल्फा, यू टेक एनी स्केलर फ्रॉम द फील्ड, वो जो दोनों के लिए सेम फील्ड आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, यानी कि डोमेन और रेंज सेट के लिए सेम फील्ड होनी चाहिए। उसके लिए द T ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू द T ऑफ x प्लस T ऑफ y। That is a very important property of a linear transformation, linear mapping, के लीनियर ऑपरेटर क्या करे कि जो वेक्टर स्पेस है उसके दो एलिमेंट का सम करें, आप उसके ऊपर T जब ऑपरेट करें तो आपके पास आंसर आए द T ऑफ x प्लस T ऑफ y। ये दोनों आपके पास इक्वल होने चाहिए दोनों के आंसर्स। और सेकेंडली, वो जो आप स्केलर अल्फा ले रहे हैं, दैट इज द T टाइम्स अल्फा x इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स Tx फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड where alpha is any scalar that's belong to the field। अब यहाँ पर जिस तरह की फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया है कि दोनों की फील्ड सेम होनी चाहिए जहाँ से आप स्केलर अल्फा ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो अल्फा है ये कहाँ से आ रहा है, इट्स फ्रॉम द अल्फा x, ये एलिमेंट है डोमेन सेट का, और यहाँ पर अल्फा T x के साथ अल्फा यही मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि रेंज सेट का एलिमेंट बन रहा है, रेंज सेट के साथ आप अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि ज़रूरी ये है कि आपके पास रेंज सेट के साथ जो ऑपरेट होके बाद में आए या जो डोमेन सेट के आप अंदर इनपुट कर रहे हैं वो दोनों अल्फा सेम होने चाहिए, यानी कि वो फील्ड सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास फील्ड जो है एक तरफ कम्प्लेक्स नंबर है एक तरफ रियल नंबर है, देन हाउ यू कैन डिफाइन दिस रिलेशन। ये रिलेशन, ये इक्वालिटी कभी डिफाइन नहीं हो सकती कि कम्प्लेक्स नंबर आर नेवर इक्वल टू द रियल नंबर्स। सो इस वजह से ये फील्ड सेम होनी चाहिए, आइदर कम्प्लेक्स नंबर आइदर रियल नंबर। इसी तरह अगर आप फील्ड कोई और ले लें, सपोज योर फील्ड इज आर स्क्वायर, प्लेन ले रहे हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर के एलिमेंट ही आए दोनों तरफ, रेंज के सेट के लिए भी और डोमेन के सेट के लिए भी फील्ड सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब हम फील्ड एक्सटेंशन पढ़ते हैं वहाँ पे हम फील्ड कोई भी ले सकते हैं, Rn ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर स्पेस फील्ड ले सकते हैं अगेन। तो उसमें आपके पास यहाँ पर
जो लीनियर ऑपरेटर के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि डोमेन सेट और रेंज सेट के लिए फील्ड सेम होनी चाहिए, प्लस कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे टी ऑफ x plus y is always equal to the t of x plus t of y, that it's a t will be distributed on the both x under addition, and under the scalar multiplication that is the t times alpha x is equal to the alpha times tx। देखें हमने ये दो ऑपरेटर यूज किए जिनको हमने पीछे डिफाइन किया। तो जो भी आपके पास ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हम उनको लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अब हमारे पास काफी सारी इसकी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द नोटेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस जो हम कहते हैं अपने फंक्शन एनालिसिस में यूज करते हैं। यहाँ पर हम ना टी एक्स को भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टी ऑफ एक्स, टी एक्स भी कह देते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड नोटेशन है या स्टैंडर्ड नोटेशन है फंक्शन एनालिसिस में जो सिंप्लीफिकेशंस के लिए लिखी जाती है। मैथमेटिक्स में, साइंसेज में हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को एब्रोविएट करें, उनको कुछ नोटेट करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करें ताकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को और वर्क को जो है वो आसान बना दें। फर्दर मोर डी ऑफ टी डिनोट्स द डोमेन ऑफ ऑपरेटर टी। आप जब भी कहीं पे डी ऑफ टी पढ़ेंगे तो वो डोमेन ऑफ दैट मैप टी होगी, चाहे वो ऑपरेटर है या वो ट्रांसफॉर्मेशन है या वो कोई फंक्शनल है। रेंज ऑफ टी विल डिनोट आर ऑफ टी, आर ऑफ टी से डिनोट करेंगे। इसी तरह एन ऑफ टी डिनोट्स द नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी आपके पास क्या है जिसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द नल स्पेस ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन सेट सच दैट देयर इमेज इज जीरो, कि वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर टी अप्लाई हो तो आंसर जीरो आए, उन एलिमेंट्स की कलेक्शन जो है वो नल स्पेस में आपके पास आ जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ आपके लिए। मिसाल के तौर पर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि मैप होते हैं जीरो के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास एक्स टी एक मैप है जो आर से आर पे डिफाइंड है। अब आर से आर पे डिफाइंड है भी लीनियर। तो आप देखें कि आपके पास ना फॉर इंस्टेंस के टी ऑफ एक्स इक्वल टू में ले लेता हूँ 3x, ये आपके पास आर से आर पे एक मैप है। अब कौन से एलिमेंट को जीरो पर मैप करती है? टी यहाँ पे अगर आप देखें जीरो को जीरो पर मैप करती है। अब जीरो को जीरो पर मैप करती है तो इसका मतलब है ये जीरो जो इस डोमेन सेट का एलिमेंट है, डोमेन ऑफ टी का, वो क्या है? दैट इज बिलोंग्स टू द कर्नल ऑफ टी। तो यहाँ पर आपके पास कर्नल ऑफ टी में क्या कोई और एलिमेंट्स भी हैं? कर्नल ऑफ टी इसको कहते हैं। कर्नल ऑफ टी जो है नॉर्मली हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शन एनालिसिस में कर्नल ऑफ टी को बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म के लिए, इंटीग्रल इक्वेशंस की फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मली हम इसको कर्नल ऑफ टी के बजाय एक खास वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नल स्पेस ऑफ टी। और नल स्पेस ऑफ टी यहाँ पर आप देखें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं अंडर दैट मैप जो कि जीरो पर, जिनका इमेज जीरो आता है। वो आपके पास एक ही एलिमेंट है जो कि जीरो है। तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास जो नल स्पेस है उसके अंदर सिर्फ जीरो ही एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, सिर्फ जीरो उसमें मौजूद है। और हमारे पास ये नल स्पेस जो है ये हमेशा जो है वेक्टर स्पेस होती है, क्योंकि आप दो एलिमेंट का सम करें जीरो जीरो का वो भी जीरो ही होता है, कोई अल्फा टाइम जीरो करें वो भी जीरो ही आता है जो कि इस नल स्पेस को बिलोंग करता है। और जीरो स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में आपके पास ये है। अब बुनियादी तौर पर बात ये आती है कि आपने ये जो एक मैप आपने डिफाइन की है टी एक्स इक्वल टू 3x, एक एक्सपेंसिव टाइप के, हर x को 3 से मल्टीप्लाई कर देता है। कंट्रैक्शन जब हम इसमें आप कांस्टेंट 1 से कम ले कंट्रैक्शन कहलाती है। तो अब हम यहाँ पे एक्सपेंसिव टाइप हमने एक मैप लिया, क्या ये मैप लीनियर है? कि आप देखते हैं क्या हम यहाँ पे टी ऑफ एक्स प्लस वाई करें तो आपके पास जो आपके आता है अंडर दिस मैप यू कैन सी दैट इट्स गिव्स यू द 3x प्लस y। इस तरह से फॉर्म आपके पास आ जाती है विच फर्दर इक्वल टू द 3 ऑफ x प्लस द 3 ऑफ y। और यहाँ पे बाय डेफिनेशन ये क्या है? tx है, प्लस ये क्या है बाय डेफिनेशन? द t ऑफ y। तो देखें जब भी टी ऑफ एक्स प्लस वाई करते हैं तो आपके पास अंडर दिस मैप यू ऑब्टेन द आंसर दैट इज द टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, ये सेम इक्वल आ जाते हैं। और दूसरी बात कि इस मैप में आप कोई भी स्केलर अल्फा ले लें जो कि आर को बिलोंग करे, विद एक्स लें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 3 टाइम्स दैट अल्फा एक्स, विच यू कैन फर्दर राइट द अल्फा टाइम्स 3 ऑफ एक्स। और यहाँ पर अल्फा आपके पास चूंकि स्केलर है 3x किसके इक्वल है? द टी ऑफ एक्स के। तो
हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी आप स्केलर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर टी ऑफ अल्फा एक्स आपके पास बराबर आता है अल्फा ऑफ एक्स फॉर ऑल स्केलर अल्फा। आप जो भी स्केलर अल्फा लेते हैं और जो भी एक्स जो है वो डोमेन सेट ऑफ टी लेते हैं, तो आपके पास ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो ऑपरेटर है इट्स अ लीनियर ऑपरेटर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा इट्स अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम आर टू आर, क्योंकि आपके पास डोमेन स्पेस और रेंज स्पेस सेम है, इस वजह से हम इसे लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। और हमने यहाँ पे नल स्पेस को डिस्कस किया। नल स्पेस वो तमाम एलिमेंट्स जिनका आपके पास आउटपुट जीरो आता है, तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक जीरो ही एलिमेंट ऐसा है जो कि जिसका इमेज जीरो है, तो वी कैन से दैट कि इट्स नल स्पेस इन दिस केस इज अ सिंगलटन। लेकिन बहुत सारी और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं नल स्पेस को जो बिलोंग करें, जिनका इमेज जीरो हो सकता है। ये हम बहुत सारी ऐसी इस तरह की एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑफ नल स्पेस इज कर्नल स्पेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कि कर्नल स्पेस जो है, कर्नल भी ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन को कहते हैं जो जिनका इमेज आपके पास जीरो है। जिस तरह ग्रुप थ्योरी में हमने देखा, अलजेब्रा में देखा कि आपके पास कर्नल ऑफ टी वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनका इमेज जीरो हो, तो यहाँ पे हम उसको नल स्पेस ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कर्नल ऑफ टी जरूरी नहीं है कि कोई सब स्पेस या वेक्टर स्पेस बनाए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो भी नल स्पेस होती है इट्स ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि हम यहाँ पे इसको किसी स्पेस पे डिफाइन कर रहे हैं जिसके इमेजेस आपके पास, किसी ऑपरेटर के जिसके इमेजेस आपके पास क्या आ रहे हैं, देयर इमेजेस आर जीरो। अच्छा, अब हम यहाँ पे वी शुड ऑल्सो से समथिंग अबाउट द यूज ऑफ एरोज। एरोज यानी कि नोटेशन करते हैं समटाइम्स फॉर कनेक्शंस, कन्वर्जेंस के लिए। एरोज इन कनेक्शन विद ऑपरेटर्स के हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारा एक जो टी है मैप करता है डोमेन सेट टू द रेंज सेट। लेट डी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास हमेशा डोमेन सेट का हिस्सा होता है कि आपकी एक मैप सेट एक्स से वाई पे मैप कर रही है, तो उसकी जो भी एलिमेंट्स जो कि आप डोमेन से लेते हैं, डोमेन ऑफ टी दैट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन द सेट एक्स, एंड सिमिलरली द रेंज ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ वाई। यानी कि टी आपके पास एक ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस x से वेक्टर स्पेस y तक, तो वो डोमेन ऑफ t इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ x, रेंज ऑफ t इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ y, where x and y are two vector spaces, both में आर रियल वेक्टर स्पेस और कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ये डिपेंड करता है उनकी फील्ड पर कि उनकी फील्ड क्या है। देन t इज एन ऑपरेटर फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू द रेंज ऑफ टी। ये एक ऑपरेटर कहलाता है, ये एक मैपिंग कहलाती है। डोमेन ऑफ टी, अगर आपके पास x इक्वल टू वाई है तो उस केस में ये ऑपरेटर होगा। अगर x और y दो डिस्टिंक्ट स्पेसेस हैं तो उस केस में आपके पास ये एक मैपिंग कहलाएगा, या इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेंगे। रिटन एज कि t इज अ मैपिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ t टू द रेंज सेट ऑफ t। ये दो आपके पास सेट्स हैं। और फ्रॉम d ऑफ t इनटू y रिटन एज कि आपके पास t एक मैपिंग है जो कि d ऑफ t इंटू वाई पे मैप करती है, यानी कि y के किसी सबसेट के ऊपर ये मैप हो रही है। इस तरह से हम अपने जो है ऑपरेटर को या मैपिंग को डिस्प्ले करते हैं अपने फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स में। अब क्लियरली हम देखते हैं कि हमारी जो ये डेफिनेशन है, क्या हम इसको किसी दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं लीनियर ऑपरेटर की। तो लीनियर ऑपरेटर जो है वो दो प्रॉपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो हमने देखा कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ टी। और दूसरी बात, टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू द अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स। ये आपके पास ये जो दो आपके पास कंडीशंस हैं ये इक्विलिएंट हैं इस कंडीशन के टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई, बीटा ऑफ टी वाई। कि अगर आपने किसी ऑपरेटर को लीनियर शो करना है तो अगर आप इन दो को शो करें या इस किसी एक इसको अकेली को शो कर दें जिसमें अल्फा बीटा इन्वॉल्व हैं, दो स्केलर्स, तो इसका मतलब है कि आपका वो ऑपरेटर जो है वो लीनियर होगा, कोई एक, ये दोनों आपस में इक्विलिएंट है। इक्विलिएंट इस तरह से हैं कि आप देखें यहाँ पर कि जब हम इस केस को लेकर चलते हैं यहाँ पर कि व्हेनेवर व्हाट अबाउट द टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, जो आपका टी लीनियर ऑपरेटर है तो वो ये ऊपर वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन नंबर 1 की, ए पार्ट बी और बी पार्ट बी। तो हम पहला पार्ट अप्लाई करें तो वो कहता है कि आपके पास दिस गिव्स यू द टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस द टी ऑफ बीटा वाई, ये आपको इस तरह से दे देगा। और अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करें जिसमें टी ऑफ अल्फा एक्स के हर स्केलर को आप यहाँ पे बाहर ले आते हैं तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देगा अल्फा टाइम्स टी एक्स प्लस
द बीटा टाइम्स टी वाई, आप यहाँ पर भी इम्प्लाई करें तो देखें हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी की बदौलत हम इस प्रॉपर्टी पे दोबारा भी इस प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आप अगर सपोज दैट वी हैव दिस वन गिवन जिसमें अल्फा और बीटा गिवन है, तो अगर हम अल्फा इक्वल टू 1 ले लें, बीटा इक्वल टू 1 ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आपको दे दी कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा और बीटा 1 लेने से। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अल्फा को लेते हैं, अल्फा इक्वल टू अल्फा ही रहे, सिर्फ बीटा इक्वल टू 0 ले लें, तो वी कैन ऑब्टेन, यहाँ से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा, चूंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 टाइम्स वाई आप लें तो दैट गिव्स यू द टी ऑफ अल्फा एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, टी ऑफ अल्फा एक्स आ जाएगा और वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम इम्प्लॉय कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये हमें क्या देगा, वैल्यूज दैट गिव्स अस के अल्फा टाइम्स टी टाइम्स अल्फा एक्स प्लस द टी टाइम्स 0y, और 0y पे देखें एलिमेंट 0 है, तो हमारे पास जो लीनियर ऑपरेटर है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा 0 को 0 पे ही मैप करता है, क्योंकि इसकी जो रेंज स्पेस है वो भी एक सब स्पेस होती है, वो 0 को हमेशा 0 पर मैप करती है, तो ये एलिमेंट आपके पास 0 आ जाता है। और उस तरीके से चूंकि आपका टी ऑपरेटर है वो लीनियर कंडीशन प्रिजर्व करता है, और हम यहाँ से बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो इसके आउटपुट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे, अल्फा टाइम्स द टी ऑफ एक्स। तो यानी कि हम ऑब्टेन यहाँ से कर लेंगे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कि टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू द अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स। आप इसको ज़रा प्रिसाइजली करके भी लिख सकते हैं कि आपके पास यानी कि वन कैन से दैट व्हाट अबाउट द टी ऑफ अल्फा एक्स, टी ऑफ अल्फा एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस द 0 टाइम्स वाई, ये लिख लें क्योंकि 0 से y मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। और अगर आप कंडीशन ये वाली यूज करें जिसमें अल्फा और बीटा की प्रॉपर्टी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द अल्फा टाइम्स टी एक्स प्लस 0 टाइम्स टी वाई, वो जो स्केलर है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, और हमें पता है यहाँ पे हमारे पास टी ऑफ अल्फा एक्स आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वेक्टर इज 0। ठीक है, तो आपके पास ये एलिमेंट 0 ही आ जाएगा, और इस तरह हम ऑब्टेन कर लेते हैं अपनी ये वाली प्रॉपर्टी। तो इससे प्रूव हो गया कि आपके पास ऊपर वाली दो कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं अल्फा बीटा वाली कंडीशंस के, ये आपके पास इक्वल है टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स टी एक्स प्लस बीटा टाइम टी वाई कंडीशन के। तो हम यहाँ पर वी ऑब्टेन दिस फार्मूला विच वी कैन यूज मेनी टाइम्स कि t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगर t लीनियर ऑपरेटर है तो वो हमेशा 0 को 0 पर मैप करेगा। उसका भी प्रूफ बड़े आराम से हम देख सकते हैं। अगर तो आपके पास अल्फा 0 है, अगर हम t0 यहाँ पर लेते हैं, सपोज कि हमारे पास t जो है 0 को देखते हैं किस पर मैप करता है, तो वी कैन राइट हेयर t टाइम्स हम अल्फा की जगह 0 ले लेते हैं, एलिमेंट 0 टाइम्स x। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका 0 बाहर आ जाएगा, t जो है वो चूंकि लीनियर ऑपरेटर है तो आपके पास जो कांस्टेंट स्केलर है वो हमेशा बाहर आ जाता है, और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 ही आता है, एंड वी ऑब्टेन दैट कि t0 जो है वो 0 है। यानी कि हमेशा जिस एलिमेंट का जो है 0 हमेशा नल स्पेस को बिलोंग करता है। यहाँ पर आप गौर कर लें कि जिस स्पेस का जिस रेंज का जो एलिमेंट 0 होता है, यानी कि t जिस एलिमेंट को 0 पर मैप करे वो एलिमेंट नल स्पेस को जाता है। तो यहाँ पर देखें ये एलिमेंट आपका इस तरह से नल स्पेस को बिलोंग करता है। चूंकि ऑपरेटर आपका लीनियर हो तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब द फार्मूला 1 जो हमने फार्मूला 1 अभी डिस्कस किया, यानी कि जो दो प्रॉपर्टीज हैं लीनियर ऑपरेटर की, जिसमें हम टी ऑफ एक्स प्लस वाई देखते हैं इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई की इक्वल, और इसी तरह टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू द अल्फा टाइम्स टी एक्स फॉर एनी स्केलर अल्फा। आपके पास ये एक्सप्रेशन, अगर हम इस फार्मूला एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमें एक फैक्ट देती है दैट द लीनियर ऑपरेटर टी इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इन द सेंस, होमोमॉर्फिज्म जो है वो क्या चीजें परफॉर्म करता है। होमोमॉर्फिज्म हमें बताता है कि आपका ऑपरेटर जो है वो बाइजेक्टिव भी है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस, इट्स डोमेन इनटू द अदर वेक्टर स्पेस, दैट इज टी प्रिजर्व द टू ऑपरेटर्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस अंडर एडिशन और
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो दो ऑपरेटर्स दो कंडीशंस है वो ये लाजमी सेटिस्फाई करता है। इन वन, ये आपके पास इन वन ऑन द लेफ्ट वी फर्स्ट अप्लाई द वेक्टर स्पेस ऑपरेशन अंडर एडिशन, कि हम देखते हैं दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो क्या आता है, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय सम स्केलर्स, फिर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करके इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो आपका जो ये लीनियर ऑपरेटर है, ये दोनों कंडीशन अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन दोनों कंडीशंस को एट अ टाइम फुलफिल करता है, एंड देन मैप टू द रिजल्टिंग वेक्टर स्पेस इनटू वाई, किसका जो रिजल्ट आता है वो वाई की स्पेस के ऊपर मैप करता है कि वाई का कोई सबसेट है जो कि रेंज ऑफ टी है। वेयर एज ऑन द राइट first we map x and y into y and then perform the vector space operation in y, कि फिर हमने क्या किया कि x y एलिमेंट्स को y पे मैप किया, फिर हम कोई स्केलर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर। the outcome becomes the same, कि आपके पास दोनों में इक्वल का साइन है, दोनों का रिजल्ट जो सेम है, यानी कि t of alpha x is same as the alpha times tx. this property makes linear operator इंपॉर्टेंट, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लीनियर ऑपरेटर की शो करता है। इन टर्न द वेक्टर स्पेस आर इंपॉर्टेंट इन फंक्शनल एनालिसिस मेनली बिकॉज द लीनियर ऑपरेटर्स डिफाइंड ऑन देम, कि हम बहुत सारी वेक्टर स्पेसेस के ऊपर लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। लीनियर ऑपरेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इवन अगर आप लीनियर अलजेब्रा का पूरा कोर्स देखें तो वो लीनियर ऑपरेटर के ऊपर मुंसलिक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस आपको उस कोर्स में मिलेंगी लीनियर अलजेब्रा के, यानी कि जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस हैं लीनियर साइड पर वो हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनल एनालिसिस इज़ वेरी जनरल, इट डिस्कस अबाउट द नॉन लीनियर स्पेसेस एज वेल। तो आपके पास जो नॉन लीनियर मैप्स हैं वो बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी सेटिस्फाई करती हैं जो आज हम अभी देखेंगे। इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखी है, जिस तरह कि आपने यहाँ पर देखा कि हमने पीछे एक लीनियर ऑपरेटर की एग्जांपल देखी जिसमें हमने कहा कि t ऑफ x इज इक्वल टू 3x, और हमने देखा कि ये लीनियर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अगर हम इसके बरक्स इसी मैप को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें, कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो मैप है ना कुछ इस तरह से है, दैट इज द t ऑफ x इक्वल टू द 3x प्लस 1, इसको मैं t स्टार का नाम दे देता हूं। t स्टार आपके पास एक नई मैप है जिसका आउटपुट आपके पास है 3x प्लस 1, ये भी r से r पे मैप है। तो क्या ये मैप लीनियर है? अगर हम इस पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, दोनों प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या ये लीनियर ऑपरेटर की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। t ऑफ x प्लस y को अगर हम देखें तो व्हाट अबाउट द इमेज? The image is that the 3x plus y plus 1, ये आपके पास इस प्लस 1 फॉर्म में आ जाएगा, और which is not equal to the 3 of x plus 1 plus the 3 of y plus 1, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 plus 1 2 है, हमारे पास ये 1 is not equal to 2 according to this, और ये आपके पास किसके इक्वल है? t of x के प्लस t स्टार ऑफ x के, और ये आपके पास क्या है? t स्टार ऑफ y के। तो ये आपस में इक्वल नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसलेशन अगर आप ले लें, वेयर एनी आप कोई भी स्केलर लेते हैं या वेक्टर लेते हैं जो कि नॉन जीरो है, तो आपकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है या वो ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं रहता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, हम बाकी कंडीशंस को भी यहाँ पे इम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई ना करे तो वो लीनियर ऑपरेटर नहीं होता। इस हवाले से अगर आप वैसे थोड़ा सा गौर करें तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि आप जब t ऑफ कोई भी अल्फा x लेते हैं तो आपके पास अंडर दिस डिफाइनिंग जो t स्टार आपने मैपिंग ली है, इसका इमेज क्या होगा? 3 ऑफ अल्फा x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है उससे ये आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको नहीं इक्वल लिखते दी अल्फा टाइम्स 3x प्लस 1, क्योंकि अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अल्फा हो सकता है आप 5 लें या कोई और लें, उसके लिए इक्वल नहीं आएगा, जो कि इक्वल होता है अल्फा टाइम्स t स्टार ऑफ x के। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर कोई एक भी ना सेटिस्फाई करता तो वो लीनियर ऑपरेटर नहीं होता। तो इससे हम ये साबित कर देख सकते हैं कि किस तरह की मैप्स आपके पास जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं होती और किस तरह की मैप्स आपके पास लीनियर ऑपरेटर होती हैं। लेकिन बहुत सारी और टाइप्स हैं, ये तो हमने सिंपल आर पे एग्जांपल दी, हम जनरल देखते हैं कि किस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर होल्ड करती हैं। उस सिलसिले में नाउ वी शैल कंसिडर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। जरा हम कुछ जो है स्पेसेस की तरफ आते हैं।
तो लीनियर ऑपरेटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जांपल है आइडेंटिटी ऑपरेटर टी, यानी कि आप एक ऑपरेटर ले लें आई एक्स फ्रॉम एक्स टू एक्स डिफाइंड एज के टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, के जो आई है वो किसी भी एक्स पर लगे तो इमेज आपके पास सेम आए, हर एक्स के ऊपर अप्लाई करें तो आंसर सेम आए, इट्स आइडेंटिटी मैप। तो दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर, ये आपके पास लीनियर ऑपरेटर है क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसमें आपके पास डोमेन सेट और रेंज सेट इसमें हमारे पास इक्वल हैं। और दूसरी बात अगर आप देखें अंडर दिस ऑपरेटर आप कोई भी डोमेन सेट्स के दो एलिमेंट लें, वो आई में आप x प्लस वाई लें तो आपके पास क्या आएगा, ये x प्लस वाई पर ही इस एलिमेंट को मैप करेगा और वो इक्वल होता है द आई ऑफ x प्लस द आई ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू द डोमेन सेट x। सिमिलरली आप यहाँ पर जब भी इस i के साथ ये i या इसको हम आई एक्स बेशक कह दें, आप दोबारा हम इस i के साथ कोई भी अल्फा x अप्लाई करते हैं तो आंसर हर एक अल्फा x की इक्वल ही आता है और हम अल्फा यहीं पे इसको हम अगेन आई ऑफ x की इक्वल कह सकते हैं फॉर एनी स्केलर अल्फा। तो हम देख सकते हैं कि ये हर स्केलर के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है लीनियर ऑपरेटर की, हेंस वी कंक्लूड दैट के आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। सेकेंडली हम जीरो ऑपरेटर को डिस्कस करें तो जीरो ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जिसका आउटपुट हमेशा जीरो आए आपके पास। तो जीरो ऑपरेटर इज आल्सो लीनियर ऑपरेटर बिकॉज जीरो ऑपरेटर जब भी आपकी कोई से दो एलिमेंट पर मैप करते हैं, फॉर इंस्टेंस के जीरो ऑफ एक्स प्लस वाई जो कि एक्स के एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर दोनों का, यानी कि इस एक्स प्लस वाई पर भी मैप करेंगे तो आंसर आपके पास जीरो ही आएगा। और जीरो को हम लिख सकते हैं द जीरो प्लस जीरो, और वो किसके इक्वल होगा आपके पास, वन कैन राइट हेयर दी आई ऑफ एक्स, क्योंकि आई ऑफ एक्स का जवाब भी यही है और आई ऑफ वाई का जवाब भी यही है, हर एक का आंसर जीरो के इक्वल है। तो हिंस इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन। ऑल्सो आप यहाँ पे जीरो को किसी भी अल्फा एक्स पर मैप करते हैं तो हमारे पास आंसर जीरो आता है और हम इसे लिख सकते हैं दी अल्फा टाइम्स जीरो बिकॉज अल्फा टाइम्स जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड हिंस आपके पास अल्फा यही रखें और हम इसे कह सकते हैं दैट इज द इमेज ऑफ दिस जीरो ऑपरेटर। मैं जीरो के ऊपर बार लगा दूं ताकि हमें वो कंफ्यूजन ना रहे। तो आपके पास अगेन ये भी आपके पास जीरो है, हेयर इज अ जीरो, तो वो जो भी हम जीरो के ऊपर बार लगाएं ताकि ये ऑपरेटर शो करे तो आपके पास बड़े आराम से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि आपका वो जो जीरो ऑपरेटर है, जीरो के ऊपर हम यहाँ पे बार लगाएं ताकि इसको जरा सा बार लगाने से ये हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इट्स ऑपरेटर जो कि हर एलिमेंट को जीरो कर देता है। तो यहाँ पर देखें ये जो जीरो बार है या जो जीरो ऑपरेटर है, ठीक है, ये नल ऑपरेटर दैट सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ लीनियर ऑपरेटर। और क्योंकि आपके पास आंसर जीरो आ रहा है जो एक नल स्पेस है, तो इससे क्या हम ऑब्टेन करते हैं कि जीरो ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। नाउ सी अबाउट द डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। वी may define a linear operator t on x in the setting form of t of xt equal to the x dash of t, यानी कि dash is denoted as a derivative of xt। xt क्या है आपके पास, तमाम functions हैं, continuous function defined on closed interval a b। अब जो continuous interval जो आपके पास continuous functions होते हैं closed interval पर, उनका derivative exist करता है, ये हम calculus में पढ़ चुके हैं। तो आपके पास इस तरह का जो भी ऑपरेटर हम डिफाइन करें वो एक लीनियर ऑपरेटर होता है क्योंकि ये लीनियर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हमें पता है कि दो फंक्शंस दो के सम का डेरिवेटिव लें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f प्लस जी इज द डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g, जो कि हम कैलकुलस में देख चुके हैं। इस तरह हम ये भी देख चुके हैं द डेरिवेटिव ऑफ अल्फा टाइम्स x इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x, कि वो अल्फा जो है वो कॉमन बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव से आप बाहर ले सकते हैं। तो ये लीनियर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखें तो हम यहाँ पे बड़े आराम से ये चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं द टी ऑफ एक्स टी प्लस वाई टी। अगर हम यहाँ पे x और वाई टी पर अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये हमारे पास क्या हमें देगा, द एक्स टी प्लस वाई टी दो फंक्शंस हैं, दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, इनका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और डेरिवेटिव हमें पता है डेरिवेटिव लीनियर होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, क्योंकि
डेरिवेटिव्स हम देख चुके हैं, डेरिवेटिव में सम रूल होल्ड करता है, सम रूल ऑफ कैलकुलस के डेरिवेटिव ऑफ f प्लस जी सेम एज डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g। और यहाँ से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, व्हाट इज दिस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट्स इक्वल टू द x ऑफ t ऑफ xt प्लस दिस इज द t ऑफ yt। so it's fulfilled the first condition. Similarly you can see that कि what about the t of alpha xt, जब alpha xt पर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, this will gives us the alpha times x t and then its derivative। और हमें पता है डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि आप वहाँ से स्केलर कोई भी कॉमन ले सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अल्फा f इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ f। सो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि यहाँ पे एक्स टी हमारे पास कोई फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, हम यहाँ पे अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। सो द लेफ्ट इज एक्स टाइम टी एंड विच फर्दर गिव्स अस द अल्फा टाइम्स द टी ऑफ एक्स टी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी। हमने यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं द अल्फा टाइम टी एक्स इज सेम एज द अल्फा टाइम्स टी एक्स, the t time alpha x is same as the alpha times tx. Hence these two conditions shows that this differential operator is a linear operator for every x y belongs to the up space x से, नहीं तो ये condition satisfy हो जाती है। हम डैश जो है जिसमें डेरिवेटिव को डिनोट करती है और हमने इसकी लीनियर ऑपरेशन को यहाँ पे चेक कर लिया कि किस तरह से आपका ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो लीनियर होता है। इसी तरह आपका जो इंटीग्रल ऑपरेटर होता है वो भी लीनियर ऑपरेटर होता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज हमेशा इंटीग्रेशन में होल्ड करती हैं, जो हम कैलकुलस में पढ़ चुके हैं कि आप कोई भी इंटीग्रल लें, चाहे वो आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ f प्लस जी इज सेम एज द इंटीग्रल ऑफ f प्लस द इंटीग्रल ऑफ g फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शंस f g विच आर कंटिन्यूस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। और इसी तरह आप इंटीग्रेशन ऑफ सम अल्फा f पढ़ते हैं तो वो क्या होता है आपके पास, द अल्फा टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ f। अकॉर्डिंग टू दीज टू डेफिनेशंस यू कैन सी दैट कि आपका जो इंटीग्रल ऑपरेटर है वो लीनियर प्रिजर्विंग होता है। तो अगर आप बड़े आराम से शो कर सकते हैं कि ये दो प्रॉपर्टी जो कि हर इंटीग्रल ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है, इस वजह से आपका जो इंटीग्रल ऑपरेटर है वो लीनियर है, यानी कि t इज लीनियर ऑपरेटर। आप ये दो प्रॉपर्टी यूज करें और इसको शो करें। नाउ द मल्टीप्लीकेशन बाय t, अनदर ऑपरेटर जो कि आपके पास स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b से हम इटसेल्फ एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं t, जो कि इसी स्पेस के ऊपर दोबारा से सेल्फ मैप होता है इस तरह कि t ऑफ x t इक्वल टू द t टाइम्स एक्स टी, यानी कि t के एलिमेंट स्केलर को साथ मल्टीप्लाई कर देता है। जिस तरह हमने देखा कि वो 3 को साथ मल्टीप्लाई करके देखा हमने, तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरल है कि कोई भी आप t ले लें जो a b क्लोज इंटरवल से आता है, उसके साथ आप स्केलर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या ये आपका ऑपरेटर लीनियर है। इसको सेटिस्फाई करना बड़ा ही ईजी है, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो t है वो इस फंक्शन xt पे अप्लाई हो। यहाँ पे xt आपके पास एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, xt को किसी r पे मैप करता है एलिमेंट पे। तो जब हम यहाँ पर इस ऑपरेटर को देखते हैं जो कि इक्वल है t ऑफ xt के, और यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब भी हमारा ये ऑपरेटर xt प्लस yt दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करें तो देखें बाय डेफिनेशन ये क्या करता है, हर एलिमेंट के साथ t को मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द xt प्लस द yt which gives us that the t multiply with the first component plus t जो कि आपके पास स्केलर है, स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती है and which gives us that कि it's equal to the t of xt, t of the xt and further it's a x t and finally here we obtain that is the t of, फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें वी ऑब्टेन द टी ऑफ वाई टी। तो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है लीनियर अलजेब्रा की, लीनियर ऑपरेटर की, ये प्रूव हो गई। इसी तरह से आप यहाँ पर सेकेंडली देखें, कोई भी स्केलर अल्फा लें और आप जहाँ पे एक्स टी के साथ इसको ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, द टी टाइम्स अल्फा विद एक्स टी आ जाएगा, यानी कि स्केलर के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाई टी। एंड वी कैन सी दैट कि आप यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं, t स्केयर विद एक्स टी,
ये आपके पास टी आपके पास आ गया, हमने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे स्केयर हमारे पास कोई नहीं है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास अल्फा बाहरी रहेगा, टी टाइम्स एक्स टी किसके इक्वल है, बाय द डेफिनेशन दिस गिव्स अस द टी ऑफ एक्स टी। तो यहाँ पर देखें द टी ऑफ अल्फा एक्स इज सेम एज द टी टाइम्स द अल्फा टाइम्स टी एक्स। सो लीनियर ऑपरेटर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हेंस द मल्टीप्लिकेशन बाय टी इज अ लीनियर ऑपरेटर। व्हाट अबाउट इफ दिस इज अ टी स्केयर, इस पर आप सोचें और शो करें कि टी स्केयर अगर आप ले लें फिर भी ऑपरेटर आपका लीनियर ही होगा। लेकिन जो हमारे पास ट्रांसलेशन ऑपरेटर हैं, अगर आप यहाँ पे सम प्लस सम कोई वैल्यू कर लें 5, 7, 9 या कोई भी आप यहाँ पे कोई स्केलर नॉन एम्प्टी स्केलर कोई वाई टी साथ ऐड कर दें, तो फिर आपका ये जो ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं रहता। यू कैन चेक इट, ठीक है। आपके पास यहाँ पे प्लस आप टी स्केयर कर दें तो आपका ऑपरेटर, या टी स्केयर रूट कर दें तो आपका ऑपरेटर जो है वो लीनियर नहीं होगा। इसी तरह हम यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को देख सकते हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पर, यानी कि एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा, द क्रॉस प्रोडक्ट विथ टू फैक्टर प्रोडक्ट with one fixed factor defined a linear operator। आप यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप ये करें दी क्रॉस प्रोडक्ट को देखें कि दो फैक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक आपके पास R3 का एलिमेंट ही आता है, R3 के दो एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। फॉर इंस्टेंस कि हम उसको ना डिटर्मिनेंट लेके भी आई जे के के नीचे फर्स्ट वेक्टर फिर सेकंड वेक्टर उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। वो ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर होता है R3 से R3 पे। सिमिलरली अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें कि कोई भी आप स्केलर अल्फा मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके पास जो होगा क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर ही होगा। और दूसरी तरह अगर आप यहाँ पे लेते हैं R3 से ऑपरेटर R पर T2 इस तरह से डिफाइन के T ऑफ X2 इक्वल टू द, जो आप एक दोबारा से वेक्टर फिक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो आपके पास एक स्केलर आता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक स्केलर आता है विच इज xi1 अल्फा प्लस xi2 अल्फा 2 प्लस xi3 अल्फा 3। इट्स आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर वेयर A इज अ वेक्टर इन R3। तो आप R3 के ऊपर दोबारा R3 का एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो R का एलिमेंट आ रहा है और आप इसको बड़े आराम से शो कर सकते हैं T2 इज एज वेल अ लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन को फुलफिल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि मैट्रिसेस अगर आप किसी वेक्टर पे लगाते हैं तो आपके पास एक और वेक्टर आता है, क्योंकि मैट्रिसेस आप जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है हमारे पास कि आपके पास सपोज के कोई मैट्रिक है यहाँ पे m, इसका ऑर्डर है आपके पास m क्रॉस n, यानी कि m रोज हैं n कॉलम हैं। आप जब किसी वेक्टर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई x जो है वो m क्रॉस 1 वेक्टर है या m क्रॉस l वेक्टर है, ये आपके पास जब इसके ऊपर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये दो आपके पास मैट्रिसेस ही हैं, सपोज l इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, तो क्या होगा आपके पास जो आंसर आएगा वो एक नया वेक्टर होगा, नई मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैट्रिसेस भी जनरलाइजेशन है वेक्टर्स की, तो आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं इट्स ऑर्डर इज n क्रॉस l। तो हम इस तरह से रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर यही बात है, अगर आप यहाँ पे l इक्वल टू 1 ले लें इसी केस में, तो ये मैट्रिक्स जब आपके पास इस वेक्टर पे अप्लाई होती है तो आपके पास आंसर एक और नया वेक्टर आता है, वो हम यहाँ से बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं कि ये मैट्रिक है आपके पास जिसमें n रोज हैं, r रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और यहाँ पर आपके पास n रोज हैं और 1 कॉलम हैं, तो आपके पास एक नई मैट्रिक नया वेक्टर ऑब्टेन होता है जिसमें आपके पास r रोज हैं और 1 कॉलम हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ मैट्रिसेस वन कैन सी दैट कि ये इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है कि मैट्रिक्स किस तरह से किसी एलिमेंट पर अप्लाई होती है और आपके पास रिजल्ट आता है। तो अ मैट्रिक आपके पास रियल मैट्रिक ले लें ए, जिसके अंदर यानी कि तमाम एंट्रीज रियल हैं, हम इसको अल्फा जे के की फॉर्म में कहते हैं, वेयर अल्फा जो है हर एक इसकी एंट्री है, हर एक सेल कहलाता है, हर एलिमेंट, और जे के क्या हैं, दे नोटेट देयर रोज एंड कॉलम्स, यानी कि आर इसमें रोज हैं और एन इसमें कॉलम्स हैं, जो कि जे के से आप नोटेट कर सकते हैं। डिफाइंस एन ऑपरेटर टी, जो कि एक मैट्रिक एक ऑपरेटर टी है जो कि किसी भी आर एन मैट्रिक पे अप्लाई होता है, और आपके पास आर ऑफ आर यानी कि आर डायमेंशनल स्पेस जो है
आर की आर डायमेंशनल स्पेस आपके पास आती है जिसकी डायमेंशन आर है। तो आपके पास इस तरह का आउटपुट आता है बाय मींस दिस के कोई भी मैट्रिक ए जो है ये आपके पास ए मैट्रिक है जिसकी एंट्रीज हैं अल्फा जे के, ये वेक्टर एक्साई आई के ऊपर अप्लाई होती है तो आपके पास ईटा यानी कि वाई एक नया वेक्टर ऑब्टेन होता है वेयर एक्स इज इक्वल टू द एक्साई जे और वाई जो है वो आपके पास ईटा जे की फॉर्म में है, जिस एक्साई जो है वो आपके पास एन कंपोनेंट्स हैं, ईटा के अंदर आपके पास आर कंपोनेंट्स हैं। ये दो आपके पास डिस्टिंक्ट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, इसकी डोमेन की भी और रेंज की भी, जिसके ऊपर मैट्रिक अप्लाई हो रही है। अच्छा, ये आपके पास आ गया बिकॉज ऑफ द यूजुअल कन्वेंशन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम यूजुअल बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो वाइज एंड कॉलन वाइज देखते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह की एंट्री जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में ऑब्टेन होती रहती हैं। तो ये आपके पास टी एक लीनियर ऑपरेटर है। क्यों कि मैट्रिक्स में ये कंडीशन होल्ड करती है कि नो मैट्रिक्स का सम भी करें तो एक मैट्रिक आपके पास आता है, मैट्रिक में से आप कोई भी अल्फा कॉमन भी ले सकते हैं, वो भी हमेशा होल्ड करता है। तो आप यहाँ पर बड़े आराम से शो कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी कि आपके पास ये जो अल्फा आई मैट्रिक है, अगर आपके पास इसको हमने यहाँ पे ए कह दिया, आप x प्लस वाई पर लगाते हैं तो क्या होगा, ये मैट्रिक x और y दोनों पर अप्लाई होगी। और अगर आप चाहें तो x प्लस वाई करें तो आपके पास दो वेक्टर्स का सम एक वेक्टर होता है ऑफ सेम साइज। तो चूंकि आपके पास ये दोनों x और y सेम स्पेस से आ रहे हैं तो इन दोनों का साइज सेम होगा। तो आप यहाँ से देख सकेंगे कि इन दोनों को सम करके आप ये ऑपरेटर अप्लाई करके शो कर सकते हैं कि इट विल ऑलवेज इक्वल टू द a ऑफ x प्लस द a ऑफ y। इसी तरह a ऑफ द अल्फा x, ये जो मैट्रिक्स आपके पास x पे अप्लाई हो रही है तो आप हर एंट्री से अल्फा को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप पहले मल्टीप्लाई भी कर लें तो फिर ईच एंट्री में अल्फा आपके पास कॉमन आएगा जिसको आप वहां से बाहर ले सकते हैं। हर में अल्फा अप्लाई है तो आप अल्फा को बाहर कॉमन ले लें। यू कैन सी दैट इट सेटिस्फाइज दीज टू कंडीशंस ऑफ लीनियर ऑपरेटर, हेंस द मैट्रिक्स ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा का कोर्स देखें तो सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें ये आपका लीनियर ऑपरेटर जो है मैट्रिक्स इन्वॉल्व होता है। रोटेशन, डेल्टेशन, रिफ्लेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है ये मैट्रिक्स ऑपरेटर जो है वो कंट्रोल करता है। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में हैं और बाकी भी फंक्शनल एनालिसिस में भी हम इसकी फर्दर भी देखेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेट होता है। बाउंडेड ऑपरेटर के हवाले से भी इसकी कुछ एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन्स में। T इज़ अ लीनियर ऑपरेटर बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। क्योंकि दो मैट्रिक्स को सम करें तो आपके पास एक मैट्रिक आती है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपके पास कोई स्केलर कॉमन है वो उसको बाहर ले सकते हैं। ये जिसकी इंपॉर्टेंट खूबसूरत प्रॉपर्टियां हैं जिसकी वजह से ये हम देख सकते हैं कि ये लीनियर ऑपरेटर है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो हमने यहाँ पे राइट साइड पर मेंशन की हैं। इसी तरह आपकी जो मैट्रिक है, ये जो आपके पास है, अगर आप जो मैट्रिक है वो सी एन से सी आर पे डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पर भी डिफाइन कर सकते हैं। रियल मैट्रिक और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक, उसमें लीनियर होने का कोई फर्क नहीं है। ऑपरेशन उसी तरह होता है, चाहे वो आपके पास लीनियर मैट्रिक जो है वो इसकी एंट्रीज लीनियर एंट्रीज जो है वो चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी फील्ड हो, उन दोनों के लिए ये सेटिस्फाई करती है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इस हवाले से। इन दीज एग्जांपल्स वी कैन इजीली वेरीफाई दैट द रेंज एंड नल स्पेसेस ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर्स आर वेक्टर स्पेसेस। क्योंकि रेंज स्पेस आप देखें, रेंज के दो एलिमेंट जो हैं वो दोबारा उसी में आते हैं, और यानी कि सम ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, और वो एलिमेंट रेंज का है, दोबारा उसी का हिस्सा बन गया। तो वो अगेन आपको वेक्टर स्पेस या सब स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करके देते हैं। स्केलर मल्टीप्लाई करें तभी दोबारा उसी को बिलोंग करता है। तो जो भी आपके पास जो रेंज स्पेस है वो आपके पास सब स्पेस मिल जाती है। इस तरह आप नल स्पेस को देखें, टी हमेशा जीरो को जीरो पे मैप करता है, और बाकी भी जिस एलिमेंट को जीरो पर मैप करेगा वो एलिमेंट जीरो ही आएगा और दोबारा उसका हिस्सा होगा। और नल स्पेस भी हम देख चुके हैं कि वो एक वेक्टर स्पेस है। दिस फैक्ट इज टिपिकल, यानी कि ये टिपिकल फैक्ट हैं जिसको हम एनालाइज कर चुके हैं। लेट अस प्रूव इट देयर बाय ऑब्जर्विंग हाउ द लिनियरिटी इज यूज्ड इन सिंपल प्रूफ। दिस थ्योरम्स इटसेल्फ will have various applications in our further work। कौन से फर्दर वर्क, जो हम बाकी इसकी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की
और फाइनाइट डायमेंशनल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि रेंज एंड नल स्पेसेस के इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को भी हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टी क्या है। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर। टी आपके पास कोई लीनियर ऑपरेटर है तो हमेशा क्या होगा, द रेंज स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। रेंज स्पेस हमेशा आपके पास वेक्टर स्पेस होगी। दूसरी आपके पास इफ द डायमेंशन ऑफ range of t, domain of t is finite, that is some number n, then the dimension of range space is always finite of t, यानी कि range of t भी finite होगी अगर domain of t finite है। The null space nt is a vector space, null space भी आपके पास एक vector space होती है। इन तीनों के अगर हम प्रूफ देखें तो बड़े आसान से प्रूफ हैं इसके। सबसे पहले हम शो करते हैं range space of linear operator is a vector space। अब we can take two arbitrary elements in range space t, और हम देखते हैं कि वो आपकी जो सब स्पेस की कंडीशन है कि t ऑफ अल्फा x प्लस t ऑफ अल्फा y, t ऑफ बीटा y, वो क्या इसके अंदर बिलोंग करती है कि नहीं करती। तो जब दो आर्बिट्ररी एलिमेंट इसमें से लें तो वी कैन शो दैट कि इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप लें किसी भी अल्फा बीटा स्केलर के साथ, वो दोबारा इसके अंदर ही चला जाता है। अगर ये कंडीशन हो जाए किसी भी अल्फा बीटा के लिए तो ये काफ़ी है शो कर, यानी कि ये सब स्पेस शो करने के लिए किसी भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होती है वो भी वेक्टर स्पेस होती है, अगर वो वेक्टर स्पेस की ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम ये कंडीशन शो करने जा रहे हैं। सिंस y1 एंड y2 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ t, वी हैव, अब रेंज ऑफ t है तो t लीनियर ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है, उसके लिए हर एक के लिए डोमेन सेट में कोई एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है, x1 भी और x2 भी, जिसका ये इमेज होगा। ये दो एलिमेंट हमें इसके लिए जरूर मिलेंगे। नाउ अब t अल्फा ऑफ x1 प्लस बीटा ऑफ x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ t, क्योंकि डोमेन ऑफ t के अगर आप इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग किए हुए लेते हैं तो व्हाट अबाउट द d ऑफ t, d ऑफ t इज अ वेक्टर स्पेस, सिंस इस वजह से ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर जाएंगे। एंड द लीनियरिटी ऑफ t इम्प्लाइज दैट कि जब t आप इस पर अप्लाई करते हैं t लीनियर है, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अल्फा यहाँ से बाहर आ जाएगा, बीटा भी यहाँ से बाहर आ जाएगा और सम आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो t ऑफ x इक्वल है y1 के, t ऑफ x2 y2 के इक्वल है। तो इससे आप ये क्या ऑब्टेन कर लेते हैं कि ये आपके पास कोई ना कोई इमेज आ गया जो इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। दिस विल गिव्स अस कि आपका अल्फा y1 प्लस बीटा y2 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ t। सिंस y1 y2 आपके पास रेंज ऑफ t को बिलोंग करते हैं तो आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी मिल गया जो इसको बिलोंग कर रहा है। तो जिसमें हमने देखा सिंस y1 एंड y2 आर एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स दैट्स बिलोंग टू द रेंज ऑफ t सेट, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपका ये रेंज ऑफ t जो है ये एक वेक्टर स्पेस है इटसेल्फ फॉर, और स्केलर आप चूंकि कोई भी आर्बिट्ररी ले रहे हैं। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास डोमेन ऑफ t जो है वो फाइनाइट है तो रेंज ऑफ t भी फाइनाइट होगी। रेंज डोमेन ऑफ t सपोज करते हैं वो फाइनाइट नहीं है, अगर वो n+1 है इसमें अंदर एलिमेंट होल्ड करते हैं, सपोज करते हैं डोमेन में नहीं बल्कि रेंज के अंदर आपके पास डोमेन में फाइनाइट है लेकिन रेंज में फाइनाइट n से लेस देन इक्वल होने चाहिए। हम सपोज करते हैं n से बड़े हैं, n+1 अगर कर लें तो क्या होगा, जो ही आप एक एलिमेंट उससे बढ़ा लेते हैं तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की जो है ना बेसिस एग्जिस्ट करती हैं कि आप उसके एलिमेंट्स को उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं तो किस तरह से आएगा कि चूंकि डायमेंशन n है, हर एक उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, d ऑफ x1 प्लस d ऑफ x1 अल्फा 1 x1 प्लस d ऑफ अल्फा 2 x2 आप सारा लें इस तरह l प्लस अल्फा n प्लस 1 xn प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस के आपके तमाम ये एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपका वो जो एक एलिमेंट आपने वो ऐड किया वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। चूंकि बेसिस के अंदर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो n+1 जो एलिमेंट होगा वो लाजमी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगी। जब बेसिस सेट आपके पास रेंज सेट में लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग चूंकि t लीनियर है तो आपकी वो एंट्री जो है वो 0 को 0 पर मैप करेगी। इस तरह आपका वो जो डोमेन सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। जब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो इससे ये आपको मिल जाएगा क्या रिजल्ट, कि वहाँ पर तो बेसिस जो हैं वो आपके पास n+1 बन रही हैं इंस्टेड ऑफ n। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको शो करती है कि आपके पास जो डोमेन सेट है अगर उसकी
उसकी डायमेंशन फाइनाइट है, तो रेंज सेट की लाजमी डायमेंशन फाइनाइट होगी, वो भी n से लेस होगी अगर इसकी डोमेन सेट की जो डायमेंशन है वो n से लेस है या n के इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और आप इसके जो थोड़ी सी चीज़ें हैं इसको आप बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ फाइनली कि आपके पास जो नल स्पेस है इट्स आल्सो अ वेक्टर स्पेस। नल स्पेस क्या करती है, हर एलिमेंट को जीरो पर मैप करती है। सपोज दो आपके पास नल स्पेस के आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर हम लें तो टी क्या करेगा, हर एलिमेंट को जीरो पर मैप करेगा, क्योंकि नल स्पेस के अंदर वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनका इमेज जीरो है। नाउ फॉर एनी अल्फा बीटा टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, लीनियर ऑपरेटर आपका लीनियर है, वो क्या करेगा, अल्फा को बाहर ले लेगा, बीटा को भी बाहर लेके सम फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ले लेगा। अब टी एक्स का इमेज क्या है, जीरो, टी एक्स वन का, टी एक्स टू का इमेज भी जीरो है, तो जीरो अल्फा जीरो प्लस बीटा जीरो इक्वल टू द जीरो आपके पास फॉर्म में आ जाएगा। इससे क्या इम्प्लाई होगा कि टी जो है वो इस एलिमेंट को जीरो पर मैप कर रहा है, विच मीन्स कि ये वाला एलिमेंट जो है वो नल टी का हिस्सा है, कि अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू जो है वो नल टी को बिलोंग करता है, क्योंकि नल स्पेस में वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनका इमेज जीरो है। तो हमने यहाँ पर देखा चूंकि आपके पास दो x1 x2 आर्बिट्रेरी नल स्पेस को बिलोंग करते हैं, तो इनका हर लीनियर कॉम्बिनेशन भी नल स्पेस को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या डेफिनेशन शो करती है कि नल स्पेस इज अ सब स्पेस। तो इससे सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, हिंस नल स्पेस आपके पास टी इज अ वेक्टर स्पेस, यानी कि ये वेक्टर स्पेस की, ये वेक्टर की सब स्पेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस वजह से ये भी एक वेक्टर स्पेस होगी। अब ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यानी कि जिसमें हमने देखा फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के अंदर आपके पास जो है जो डोमेन स्पेस की सब स्पेस होती है वही रेंज स्पेस की सब स्पेस होती है, या उससे कम होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एंड इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्रूफ इज वर्थ नोटिंग, यानी कि क्या वर्थ है इसकी कि लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस, कि अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पर जो डोमेन ऑफ स्पेस डोमेन सेट की जो आपके पास डायमेंशन है, रेंज सेट की भी वही डायमेंशन होगी या उससे कम होगी। ये जो है लीनियरली डिपेंडेंस को प्रिजर्व करता है, कि अगर आपके पास वहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट एक ही बेसिस हैं तो दूसरे की भी बेसिस लीनियरली डिपेंडेंट होगी, अगर एक की इंडिपेंडेंट है दूसरे की भी इंडिपेंडेंट है। हम वो प्रॉपर्टी बी से इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, यानी कि अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो आप इस रिजल्ट का जो ये कंक्लूजन है ये बड़े आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं रिगार्डिंग दिस वन, कि शो दैट द ऑपरेटर T1 T2 अप टू T4 दीज आर द ऑपरेटर फ्रॉम R स्क्वायर से R स्क्वायर पर हमारे पास ऑपरेटर हैं। ये आपके पास क्या हैं, दीज आर लीनियर ऑपरेटर, ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हैं। बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि हर एक जो है ना वो T ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई को सेटिस्फाई करता है। सेकेंडली आप यहाँ पर कोई भी अल्फा लें तो अल्फा आपके पास आराम से बाहर कॉमन आ जाएगा, तो दीज ऑल ऑपरेटर सेटिस्फाइज द लीनियर प्रिजर्विंग कंडीशंस। ठीक है जी, बड़े आराम से आप इसे शो कर सकते हैं। एक मैं आपके लिए कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस के अगर आप फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट आपको कहता है कि टी में अगर आप दो एलिमेंट लें x प्लस वाई, कोई आर्बिट्रेरी x प्लस वाई, तो आपके पास x प्लस वाई किस तरह का होगा, एक्साई 1 एक्साई 2 फॉर्म का। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि टी आपका ऑपरेट होने जा रहा है आपके पास एक्साई 1 एक्साई 2, यानी कि ये इसका कंपोनेंट है। दूसरा प्लस आपके पास जो है y जो है वो कोई उसके पहला टपल है ईटा 1, दूसरा आप ले लें ईटा 2, इस तरह का। अब t इस पे अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले कि आर स्क्वायर के दो एलिमेंट को हम सम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एक्साई 1 प्लस द ईटा 1, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे एक्साई 2 प्लस द ईटा 2, ये आपके पास इस तरह का एलिमेंट आ जाएगा। अब टी जब इसके ऊपर आप ऑपरेट करते हैं व्हाट हैपन, टी क्या करता है कि पहली एंट्री आपके पास आ जाती है, दूसरी एंट्री जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आएगा दैट इज द एक्साई 1 प्लस द ईटा 1 टाइम, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एंट्रीज जीरो आपके पास फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि सेकंड एंट्री को वो जीरो फॉर्म में ले लेता है। अब जीरो की वजह से हम इसको लिख सकते हैं एक्साई 1 O0 प्लस द ईटा 1 0, इस फॉर्म में हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये किसका इमेज है, दैट इज द इमेज ऑफ टी ऑफ एक्साई 1 एक्साई 2 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा टी ऑफ द ईटा 1
ईटा टू। बाय डेफिनेशन देखें, अगर आप जो टी आपने फर्स्ट ऑपरेटर यूज किया है वो इस तरह से अप्लाई होगा, और ये किसकी इक्वल है, टी ऑफ फर्स्ट एंट्री को हमने एक्स कहा था प्लस टी ऑफ सेकंड एंट्री को हमने वाई कहा था, तो आपके पास टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज सेम एज द टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। सिमिलरली वी कैन कंक्लूड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन। आप इसमें शो कर सकते हैं कि जब भी टी आपके पास ना अल्फा एक्स पे अप्लाई होता है, दैट इज द टी ऑफ अल्फा टाइम्स एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, वही एक्साई वन ओ एक्साई टू, यानी कि टू टपल एलिमेंट है। तो हमें पता है कि ये अल्फा वेक्टर के हर स्केलर हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे अल्फा टाइम एक्साई वन प्लस दी अल्फा टाइम एक्साई टू फॉर्म में लिख सकते हैं। जब टी इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो टी क्या करता है, आपके पास अल्फा एक्साई वन कॉमा जीरो आपको आउटपुट देगा, क्योंकि हम ये पहला ऑपरेटर जो है वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिस विल गिव्स अस द इमेज दैट कि अब आपके पास क्या होगा, अल्फा आपके पास दोनों से कॉमन भी बाय रखा जा सकता है, वन कैन से दैट के, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके सेम एलिमेंट आप ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स। आपके पास एक्स आया, या इसको आप ये कह दें द एक्साई वन एक्साई टू, यानी कि इमेज है एक्साई वन एक्साई टू का अंडर दिस मैप, और विच इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स द टी ऑफ एक्स. So T satisfies these two conditions of linear operator, hence T is a linear operator. Also the intercept these operators geometrically. आप geometrically देखें तो ये क्या कर रहा है, geometrically आपके पास r square यहाँ पर है। अगर मैं पहले को ही सिर्फ आपको बताऊं तो r square में यहाँ पे आपके पास कोई xi 1 xi 2 आप यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं, तो आपके पास ये जो T है T1 ये मैपिंग करती है, हम देख आपके पास किस तरह से कि आपके पास एलिमेंट आते हैं एक्साई 1 और 0, यानी कि इस टाइप एलिमेंट। तो आप यहाँ पर ये क्या करेगा, एक्साई 1 आपके पास एक्साई 1 और 0, यानी कि इस तरह के हर एलिमेंट को इस पॉइंट पर मैप करेगा जिसमें आपके पास जो है एक्साई 1 तो है लेकिन यहाँ पे एलिमेंट 0 है, यानी कि इसको इस पूरी लाइन पे मैप करेगा ये टी ऑपरेटर। यहाँ के एलिमेंट को कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा तो इसको इस लाइन के ऊपर मैप करता जाएगा, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह T2 को अगर आप देखें, T2 में हमारे पास सेकंड एंट्री 0 है, ये एंट्री आपके पास फर्स्ट 0 है, सेकंड रिमेन सेम है, तो वो क्या करेगा आपके पास ये ऑपरेटर कि यहाँ का हर एलिमेंट को इस लाइन y के ऊपर मैप करेगा, x के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह की आप यहाँ पे इसके इमेजेस देख सकते हैं। वाइल जो आपके पास थर्ड मैप है वो क्या करती है, एक्साई 1 एक्साई 2 को एक्साई 2 एक्साई 1 कर देती है, यानी कि उसको जस्ट ट्रांसपोज कर लेती है एक्स वाई को वाई एक्स के फॉर्म में। तो जो भी एलिमेंट आप के पास आप यहाँ पर लें एक्स वाई के ऊपर लें, यानी कि अगर एक्स एक्सेस पे लेते हैं या वाई एक्सेस पे लेते हैं तो जवाब आपके पास एक्स एक्सेस पे आता है, एक्स एक्सेस पे लेंगे जवाब वाई एक्सेस पे आएगा। इस तरह हर एलिमेंट को इंटरसेप्ट कर लेती है। और फाइनली जो T4 है हमारे पास, T4 क्या करता है, x1 x2 को ट्रांसलेट कर लेता है, इसको स्केलर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेता है हर टर्म के साथ, यानी कि जो भी आप अल्फा लेंगे यहाँ पे स्पेस को अल्फा टाइम्स दैट वन के साथ लिख लेगा, यानी कि कंपोनेंट आपके पास अगर आप T4 को देखें तो जो भी आप यहाँ पे आपके पास एक्साई 1 एक्साई 2 ये आपके पास दो टपल्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे कोई भी मौजूद है तो ये इस पॉइंट को मैप कर देगा। यहाँ पे कोई आपके पास अल्फा स्केलर मौजूद है जिसको एक्साई 1 से भी और एक्साई 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट पर ले आएगा इस प्लेन में, यानी कि इसको हर एंट्री को ट्रांसमिट कर देगा। मे बी इट्स 1 2, वो इट्स डिपेंड ऑन सम अल्फा और योर स्केलर, जो भी आप यहाँ पे गैमा ले रहे हैं या अल्फा कह दें उसके फॉर्म में इसको ट्रांसमिट कर रहा है। Now what are the domain and range of these null spaces T1, T2, T3 in this problem? अगर आप डोमेन देखें तो पहला सेट क्या है, आपके पास R स्क्वायर इसकी डोमेन है, और रेंज क्या है, रेंज सेट में आपके पास पूरा एक्स वाई प्लेन इस तरह का आपके पास रेंज सेट आ रही है जिसमें y इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर आप T1 की रेंज सेट को कहते हैं तो यहाँ पर अगर हम मेंशन कर दें फर्स्ट सेट, चूँकि आपके पास एलिमेंट इस तरह से आ रहे हैं, T1 जो है वो क्या करता है कि एक्साई 1 एक्साई 2 को जो है वो मैप करता है 0 टाइम एक्साई 2। तो डोमेन आपके पास क्या है T1 की इज इक्वल टू द R स्क्वायर, बट व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ दिस T1, रेंज ऑफ T आपके पास ऑल एक्स वाइज दैट्स बिलोंग टू द R स्क्वायर।
जिसमें आपके पास x r का एलिमेंट है लेकिन y आपके पास क्या है 0। तो आप ये ले लें तो ये इस T1 की आपके पास रेंज है। सिमिलरली T आपके पास जो है ना डोमेन ऑफ T2 आपके पास क्या है कि वो आपने यहाँ पे देखा कि T2 आपके पास मैप है हर xi1 xi2 को मैप करती है xi1 o 0 फॉर्म में। तो वहाँ पर आपके पास यू कैन अटेन इट्स domain is r square while the range of the T2 is the all order pairs in r square such that कि आपके पास y क्या है, y belongs to the r but x is equal to the 0। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। और जो तीसरी स्पेस है हमारे पास एग्जांपल में, इसमें डोमेन भी आपके पास r स्क्वायर है, रेंज भी r स्क्वायर है, और फोर्थ में भी डोमेन भी r स्क्वायर है, रेंज भी r स्क्वायर है। इसी तरह हम कंपोजिशंस को भी डिस्कस कर सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग, वो भी आपके पास जो है लीनियर ऑपरेटर इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। बाकी भी लीनियर ऑपरेटर्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम फर्दर और इसके इन्वर्स को भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन्स में। यहाँ तक आज हमने देखा कि लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, लीनियर ऑपरेटर की एग्जांपल्स क्या हैं, लीनियर ऑपरेटर किस तरह के रिजल्ट जो है वो करते हैं, नल स्पेसेस, रेंज स्पेसेस को हमने देखा। और फिर हमने इस तरह देखा कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में डोमेन सेट और रेंज सेट दोनों को, अगर आपके पास एक स्पेस है जिसकी डोमेन फाइनाइट है तो उसकी रेंज भी फाइनाइट होगी अंडर दिस लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर की ये कंडीशंस हमने देखी और फिर हमने कुछ इस तरह की एग्जांपल भी डिस्कस की हैं। तो आई होप कि अब आपको लीनियर ऑपरेटर का अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा। आप इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा ताकि आपको इसका कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाए। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, फर्दर हम फिर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स और उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।